आइए दोस्तों, विमा नाटक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। हम देख तो चुके थे कि जमन वर्मा अपनी पत्नी की खोज में प्रयत्नशील है, साथ ही वह उदास और चिंताग्रस्त भी है। और उसी निराशा से एक रिक्शा में बैठकर निशक्तजन आका के दफ्तर में चला जाता है, आका के ऑफिस में चला जाता है। उस रिक्शे वाले की सहायता से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान चक्षुओं से जमन आका के चेंबर की ओर बढ़ता है और बढ़ते समय एक चपरासी से टकराता है। उस समय जमन की आँखों पर चश्मा नहीं है, दाढ़ी मूंछें उसकी बड़ी हुई है। और चपरासी कहता है कि क्या हालत बनाई है जमन जी, तुम तो अपने कोर्ट मैरिज के लड्डू बांट कर गए थे और आज यह हालत कैसे हो गई। तब जमन वर्मा कहता है कि हाँ, लेकिन नेत्रहीन संस्था के संस्थापक श्यामाजी ने मेरी पत्नी विमा का अपहरण किया है। तब चपरासी कहता है, अरे यह तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जाओ जल्दी आका से मिलो और थाने में एफआईआर भी तुरंत दर्ज कराओ। तब जमन आका के चेंबर की ओर बढ़ता है और उसी समय दूसरा एक चपरासी उसे रोकता है। जमन को वह चपरासी रोकते हुए कहता है कि पहले पर्ची जाएगी, वह पर्ची फिर वापस आएगी और आपको अंदर आने की अनुमति दी जाएगी, हाँ या ना में, तभी फिर आपको अंदर भेजा जाएगा। अर्थात पहले अनुमति लेने के लिए आपको एक पर्ची उस साहब तक, आका नामक साहब तक पहुंचानी पड़ेगी और इस पर्ची पर आप अपना नाम, अपना काम लिख दो। तब जमन अपना नाम लिखता है, अपना काम लिखता है। नेत्रहीन काम के कॉलम में लिखता है कि विमा के बाबत मिलना है। तो इस प्रकार से वह विमा तक पहुंचाने के अनेक प्रयास उसके शुरू है। फिर वह चपरासी पर्ची लेकर अंदर जाता है, फिर वापस आता है और वापस आकर कहता है कि अंदर तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, 4-5 लोग कानाफूसी कर रहे हैं, खुसुर फुसुर कर रहे हैं और पर्ची तो ना में आ गई है, पर्ची में अभी आपको मिलने की अनुमति नहीं है। आका भी नाराज लग रहे हैं। जमन के अंग अंग में यह बात सुनकर आक्रोश भर जाता है और दरवाज़ा धकेलकर जमन कहता है, अभी आता हूँ। जब आका कहता है कि जब आ ही गया है तो अब आने दो, तब आका कहता है कि जमन वर्मा हो क्या तुम। तब वही कहता है फिर कि मैंने तुम्हें इसलिए रुकवाया था कि मेरे मिलने वाले यहाँ बैठे हुए हैं और उनके जाने के बाद इत्मीनान से मैं तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको रोका था। कहो अब क्या काम है। तब जमन वर्मा कहता है, साहब मौत छोटी है पर पीड़ा बहुत बड़ी है। तब आका कहता है, क्यों, क्या हुआ। तुम तो शेर हो, नेता हो, जी चाहे तो किसी की पगड़ी उछाल दो, जी चाहे तो किसी के अंगोछे पर अधिकार जमा दो। इस प्रकार से ताने उसको वह आका नाम का व्यक्ति कसता रहता है। तब जमन वर्मा वहाँ पर भी रुआंसा हो जाता है, उदास होकर कहता है, सर मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरी
खुशियों का गला घोट दिया गया है, मुझे तबाह कर दिया गया है। सर, नेत्रहीन संस्था के संस्थापक श्याम जी ने मेरी गर्भवती पत्नी विमा का दिन दहाड़े अपहरण किया है। उनसे मदद की गुहार की तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। उनसे कहो कि पत्नी विमा को वे लौटा दे। तब वह जो निशक्त आका है वो भी गुस्से में आता है और गुस्से में आकर जमन वर्मा से कहता है कि वे ऐसी घटिया हरकत नहीं करेंगे और वे ऐसे घटिया आदमी नहीं है। तुम समझदार हो, समझदारी से काम लो। श्यामा जी जैसे सज्जन और संवेदनशील आदमी की इज्जत तुम बिगाड़ रहे हो। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? वे तो बहुत ही नेक और निशक्तों के लिए तो देवरूप इंसान है। विश्व विकलांग दिवस पर उनकी संस्था को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी मिला है। हारमोनियम पर स्वागत गीत तुमने ही तो गाया था ना, नेत्रहीन बच्चों के साथ। तो यह पुरस्कार तो सरकार ने निशक्त जनों के कल्याण के कार्य के लिए ही दिया है। तब जमन कहता है, सर वो जो भी हो, विमा का अपहरण तो उन्होंने ही किया है। आका कहता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? तब जमन कहता है, उनका अहम, उनकी जिद, उनकी धमकी और उनका यह तौलिया, अर्थात उनका वह जो अंगोछा वहाँ पर पड़ा हुआ था, जो जमन ने संभाल कर अपने पास रखा था, वह सारी चीज़ें उसको दिखाता है और कहता है कि विमा उन्हीं के कब्जे में है, विमा मेरी पत्नी है। तब आका कहता है, जमन एक बात सुन लो, निशक्तों के सामूहिक विवाह के लिए हमने एक संस्था के मार्फत आवेदन मांगे हैं। आज ही अपनी अर्जी लगा दो, चाहे तो आपकी अर्जी मेरे पीए को देते जाओ। तुम्हारी किसी जात बिरादरी की लड़की के साथ तुम्हारा ब्याह कर दूंगा। अर्थात यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि जो बात श्यामा जी ने कही थी वही बात यहाँ पर आका जी कर रहे थे। तब जमन कहता है कि सर, विमा मेरी धर्मपत्नी है, जग जहान में एक है, आप मेरी मदद करें। तब आका कहता है, जमन मैं और एक बात कहता हूँ जो मेरे जैसे कदावार व्यक्ति ने नहीं कहनी चाहिए, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। कहता है कि हम सालों साल उम्र भर बिना धर्म जी सकते हैं, बिना जात एक पल भी नहीं रह सकते। पक्षी भी अपनी हैसियत से मुताबिक ही पंख फड़फड़ाता है। तुमने अपनी औकात का अतिक्रमण किया है। इस प्रकार से जमन वर्मा को आका डांटना शुरू करता है, डांटता रहता है, गुस्से में आकर उसको इस प्रकार की बातें सुनाता रहता है। तब जमन प्रति उत्तर में आका से कहता है, आप इतने बड़े पद पर होकर भी जात पात में जी रहे हैं, बड़े होकर भी छोटे विचार रखते हैं। जमन बार बार हाथ जोड़कर आका से मदद की भीख मांगता है, लेकिन विकलांगों का विश्वासु या निशक्तों का संरक्षक, खुद को समझने वाला वह जो आका है, वह उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उल्टा उस पर ही आरोप प्रत्यारोप वो लगाता है। तो इस प्रकार से प्रेम के पौधे पर जात की कुल्हाड़ी मारी जाती है और जात की कुल्हाड़ी मारकर उस पौधे को समझो एक प्रकार से जड़ से ही उखाड़कर फेंकने की नीति वाला यह आका भी श्यामा जी के जैसा निकलता है या देखने को मिलता है। तो ऐसे लोग आज भी समाज में भी कम नहीं है।
जमन को समझने में देर नहीं लगती है, क्योंकि जो बात श्यामा जी ने कही थी वही बात आकाश स्वयं कहने लगा था, जो कि निशक्तों का आश्रय स्थान था या स्वयं को आश्रय मानने वाला वो व्यक्ति था। आका आगे कहता है कि जमन तुम आँख के ही नहीं अक्ल के भी अंधे हो। मेरे पास जो लोग बैठे हैं वह बहुत खतरनाक है। अर्थात जो लोग श्यामा जी के पास बैठे थे, शायद वही लोग आका के पास भी जाकर मिले थे, वही लोग आका के पास जाकर बैठे हुए थे। जमन कहता है, विमा के लिए तो मैं अपना सिर भी दे दूंगा। मैं कोई बुजदिल नहीं हूँ। निशक्तों का संरक्षक बनकर बैठने वाला वास्तव में संरक्षक नहीं है, बल्कि निशक्तों का वह भक्षक है, जो जात पात की जाजम पर बैठा हुआ है। और आका जमन को वहाँ से भी उसका अपमान करके, उसकी उपेक्षा करके, उसको प्रताड़ित करके वहाँ से हकाल देता है। लेकिन जमन कहाँ रुकने वालों में से नहीं था। वह उस रिक्शा वाले को लेकर फिर अपने दोस्त देवत सिंह के पास चला जाता है। और उसी समय जमन को एक स्वर सुनाई देता है। अर्थात वह रिक्शे में बैठा हुआ है और अपनी बीती हुई यादों का स्मरण कर रहा है, या बीते हुए पलों को वह याद कर रहा है रिक्शा में बैठे बैठे। कि जैसे कि विमा उसको कहाँ कैसे मिली थी, कहाँ मिली थी, वह सारी बातें उसको याद आने लगती है रिक्शा में बैठे बैठे। अर्थात लेखक ने 7वें दृश्य के अंतर्गत फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया है। जमन वर्मा जैसे भी रिक्शा में बैठता है, फ्लैशबैक शैली में या फ्लैशबैक में चला जाता है। अर्थात अपनी पहले की जिंदगी उसको याद आने लगती है। नारी स्वर को सुनकर जमन सोचने लगता है कि कोई नारी संकट में है। अब विमा उसको कैसे मिली थी, इसका चित्रण यहाँ पर लेखक ने किया है। और उसको एक नारी स्वर सुनाई देता है और वह जान जाता है कि कोई महिला, कोई नारी किसी संकट में फंसी हुई है और शायद उसके पीछे कोई गुंडे पड़े हुए हैं। तो गुंडा उस स्त्री पर चुप रहने के लिए दबाव डालता है या दबाव डाल रहा है। वह स्त्री अपना बचाव करने की कोशिश करती है और जमन सोच रहा है कि अगर मेरी आंखें होती तो शायद मैं उस बेचारी को बचा पाता। जमन रिक्शा में बैठकर अपने दोस्त के घर जाते समय उसे अपने अतीत का स्मरण होने लगता है। और जैसे भी वह स्त्री चिल्ला रही है, उसकी आवाज़ की दिशा की तरफ जमन पत्थर मारकर फेंकता है। तभी गुंडा उस नेत्रहीन युवती को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तब वह स्त्री जमन से कहती है कि कौन है आप। तब वो कहता है उसे कि मैं ही हूँ, मैंने ही पत्थर मारकर उसे भगाया है। उसे अब तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब वह स्त्री को कहता है कि अब तुम सीधी मेरी तरफ चली आओ, मेरी आवाज़ की तरफ चली आओ, क्योंकि मैं भी नेत्रहीन हूँ और यह रास्ता जो है वह बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है। तुम फिर भी घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे जैसा नेत्रहीन हूँ, परंतु फिर भी तुम मेरे आवाज़ की दिशा की ओर चली आओ। परंतु वह स्त्री उस पर भरोसा नहीं करती है। जमन उसे पूरा विश्वास देकर उसे कुछ नहीं होने का आश्वासन भी देता है। वह उस स्त्री को सौगंध भी देता है और सौगंध देते हुए कहता है, सिर पर रात है, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। यहाँ से बचकर निकलने के लिए अब हमें कुछ तो करना होगा और यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। एक तो तुम भी नेत्रहीन हो और मैं भी नेत्रहीन हूँ, और ऐसे गुंडे लोगों का सामना तो कोई आँखों वाला भी
नहीं कर पाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें यहाँ से कहीं दूर जाना जरूरी है। फिर भी तुम घबराओ मत, अगर कहोगी तो नारी निकेतन केंद्र में तुम्हें भेज दूंगा। और जमन उस स्त्री को अपने ही साथ ले जाता है। उसका नाम, गांव, सब कुछ पता करने का प्रयास करता है। उसका नाम पूछता है, उसका गांव पूछता है, उसके माता पिता का नाम पूछता है, भाई बहन आदि सारी जानकारी वह उससे प्राप्त करता है। तो यह दूसरी तीसरी कोई नहीं तो जमन की अर्धांगिनी विमा है। और इसी प्रकार से वह भाड़ नामक गांव की झेरा जात की युवती है। वह जमन का कंधा पकड़कर उसके घर आई थी। माता पिता या घर परिवार के बारे में वह ज़्यादा बात शुरुआती दिनों में तो नहीं करती है, परंतु जैसे भी जमन वर्मा के साथ उसके विचार मिल जाते हैं तो अपने घर की सारी परिस्थिति भी वह जमन वर्मा के पास बखान करती है, बताती है। जमन का घर नेत्रहीन संस्थान के दफ्तर के पास ही था और वह विमा को बताता है कि विमा यह गांव नहीं, यह शहर है। किसी की भी नीयत यहाँ पर खोटी होते हुए या खोटी होने में देर नहीं लगती है। इसीलिए हमें यहाँ बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। हम दोनों भी नेत्रहीन हैं और इसीलिए हम नेत्रहीन संस्थान या नेत्रहीन दफ्तर में जाकर श्यामा जी को यह सारी घटना बताते हैं। और उन्होंने यह सारी घटना श्यामा जी को बताई थी पहले। तब श्यामा जी ने कहा था कि अरे नेत्रहीन है यह भी, तुम भी नेत्रहीन ही हो, बिन आँखों की यह बेचारी, तुम एक काम करो, इसे अपने पास अपने कमरे में ले जाओ, जिंदगी बन जाएगी उसकी, और उसे संभालो। किसी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो निसंकोच मेरे पास चले आओ। तब अपने कमरे में ही इसे सुरक्षित तुम रख सकते हो। और इसीलिए दोनों इस बात को समझ जाते हैं, घर जाते हैं और घर जाकर जमन विमा से कहता है कि श्यामा जी से बात हो चुकी है और विमा अब यहाँ निर्भयता से, निश्चिंतता से तुम रह सकती हो। किसी बात की कोई यहाँ भय या कोई यहाँ डर नहीं है। तुम अत्यंत निश्चिंत होकर यहाँ रह सकती हो। यह घर भी उन्हीं की कृपा से मुझे मिला हुआ है। वे मुझे पुत्रवत रखते हैं, मुझे अपना पुत्र मानते हैं। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए उनका स्कूल चलता है। मैं उन्हीं के स्कूल में म्यूज़िक टीचर हूँ। वैसे तो दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ। तब विमा पूछती है कि वेतन कितना मिलता है। तब जमन कहता है कि कितना मिलता होगा भला, निशक्त या गरीब होते हैं ना, उनका भगवान भी नहीं होता। यहाँ भी सब गोलमाल है, यहाँ भी सब गोल धंधे हैं, वहाँ भी सब गोल धंधे हैं। यानी कि जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और शोषण ही शोषण है, अन्याय ही अन्याय है। यहाँ वहाँ किसी के सामने मुँह मत खोलना कि तनख्वाह कितनी मिलती है, दीवारों के भी कान होते हैं। इसीलिए वेतन की कभी किसी के पास चर्चा मत करना। किसी को बता दोगी तो जान आफत में आ जाएगी। उनकी यह संस्था सरकार के अनुदान से चलती है और इसीलिए मुझे तो कुछ दिखता नहीं है। दस्तखत तो ज़्यादा रकम पर लेते हैं, कराते हैं, ऐसे मुझे लगता है। और मेरी हथेली पर तो केवल 1000 रुपया ही रखते हैं। तो इस प्रकार से उन दोनों में बातचीत भी हुई थी। यह सारी बातें जमन वर्मा को रिक्शा में बैठे बैठे याद आने लगी है। यहाँ रुकेंगे, उसके बाद दूसरे भाग में और इस नाटक की कथा वस्तु को हम देखेंगे।